नमस्कार, देश का सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं सचिन। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्सियत गौतम अडानी के खिलाफ गहरी क्या साजिश रची गई है। दुनिया भर में अडानी के बढ़ते कद को रोकने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए गए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके बाद किस तरीके से अडानी समूह के शेयरों में घाटा हुआ, उसके बाद किस तरीके से हाहाकार मचा, भारी गिरावट देखने को मिली, ये हमने चौतरफा तरीके से देखा। हालात ये भी बन गए कि अडानी ग्रुप के कुछ शेयर्स में आधे से भी ज्यादा की गिरावट आ गई। निवेशकों को पैसे डूबने का डर पैदा हो गया। विपक्ष इस मुद्दे पर संसद में सड़क पर उतर आया। जेपीसी जांच की मांग करता रहा, सुप्रीम कोर्ट के पैनल से जांच कराने की मांग करता रहा। लेकिन अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ऐसा कोई पहली बार तो है नहीं कि किसी ने एफपीओ वापस लिया हो। उन्होंने साफ कर दिया है कि अडानी समूह को कुछ वक्त के लिए भले झटके लगे हैं, लेकिन ना तो बैंकों की तरफ से कोई ऐसे नुकसान की प्रतिक्रिया आई है, ना ही निवेशकों की तरफ से ऐसे कोई प्रतिक्रिया आई है कि बहुत घबराने की जरूरत है। अब बैंकों और निवेशकों के लिए ऐसा कोई जोखिम अगर है ही नहीं जिसकी भरपाई ना हो सके। एसबीआई और एलआईसी भी यही बात कह रहे हैं कि 3 फरवरी को जिस तरह से अडानी ग्रुप के कुछ शेयरों ने कमबैक किया है, वो इसी तरह का संकेत दे रहे हैं। तो ऐसे में सवाल सबसे बड़ा ये है कि अडानी समूह के खिलाफ कोई इंटरनेशनल साजिश रची जा रही है। क्या भारत की बढ़ती आर्थिक उड़ान से दुनिया परेशान दिख रही है? वहीं क्या पूरा खेल आज हम इसी को लेकर के समझेंगे। देश के सवालों का जवाब अपने गेस्ट पैनलिस्ट से टटोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा। In wake of the FPO pullout and given the current situation, does India's position in the global financial markets get affected or does it get weakened in any way possible? No, I don't think. Otherwise, how did our foreign exchange reserve grow? Was it 8 billion in the last 2 days? The foreign exchange reserve in the last 2 days has gone up by 8 billion. So our macroeconomic fundamentals or our economy's image, none of which has been affected. Yes, FPOs come in, FIS come out, get out. These fluctuations are there in every market. But the fact that we have had 8 billions come in this last few days proves that the perception about India and in its inherent strengths is intact. तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अडानी मामले को लेकर के क्या कहा, ये भी सुनिए आप। इस तेजी से मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा, ये वेल्थ जो थी ये एक बबल के रूप में थी। और यही बात राहुल गांधी जी ने 1 महीने पहले रघुराम राजन जी के साथ बैठ की जो चर्चा हुई थी, कहा था कि मैं एक हमारे पार्लियामेंट में जो सिक्योरिटी गार्ड था उससे पूछा क्या हाल है, कि साहब मजा आ रहा है, अडानी जी के शेयर में हम लोग खूब मजा मार रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि ये बबल फूटेगा, निकाल लो पैसा। और यही हुआ, 1 महीने के बाद बबल फूट गया। क्यों फूटा? क्योंकि एंडरसन एक वो व्यक्ति है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसने कि लगभग 7 ऐसी फर्जी कंपनियों को एक्सपोज किया। तो तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। इतना सीधा ये समझ में आ रहा है क्योंकि इसके ऊपर राजनीति होना कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है। राजनीति होना इसके ऊपर कोई नहीं है। इससे पहले नीरव मोदी से लेकर के विजय माल्या से लेकर के तमाम तरीके की चीजों से लेकर के और उसके बाद राफेल से लेकर के राजनीति होती रही है। लेकिन असल में क्या देश को, देश की राजनीति को, देश की अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा बट्टा पहुंचाने की एक अंतर्राष्ट्रीय कोशिश हो रही है। ऐसे में ये भूलना नहीं होगा जब G20 बिल्कुल मुहाने पर खड़ा है। अंशुमन जोशी है हमारे साथ, जो कि बैंकर हैं। निखिलेश तिवारी हैं, मार्केट एक्सपर्ट। अतुल लोंधे पाटिल हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। धनेंद्र भारद्वाज हैं हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। RN भास्कर हैं, जिन्होंने अडानी पर लिखी किताब के वो लेखक हैं। सबसे पहले अंशुमन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज कुछ चीजें, तस्वीरें साफ हुई।
हम इसको एक एक करके चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अंशुमन आप, फिर निखिलेश, उसके बाद अतुल भाई आप। अंशुमन, आरबीआई की तरफ से कहा गया कि घबराने की जरूरत नहीं है। अब से पहले ये कहा जा रहा था कि रेगुलेटर कहां चुप है, रेगुलेटर की तरफ से देरी कर दी गई है। सेबी की तरफ से कहा गया, खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है वो कहा कि पहली बार नहीं है ऐसा कि कोई जो है एफपीओ वापस हो रहा है। और यहाँ पर अगर मैक्रो तरीके से चीज़ों को देखिए, कोई ऐसा कोई बहुत उठापटक नहीं हुई है कि यहाँ पर जो कंपनियां हैं और जो एफआईज हैं वो छोड़ करके अडानी ग्रुप को भाग गए। तमाम तरीके की चीज़ें की गई और कल हमने देखा कि पोर्टफोलियो सुधरा भी और अब धीरे धीरे और भी सुधर रहा है। इतना भर है हकीकत, या आप इसके पीछे देख रहे हैं कि कोई एक बड़ी साजिश, या अब भी वो साजिश का हिस्सा है जो आप और मैं या फिर आप पढ़ पा रहे हैं, जो हम एक आम आदमी जो है वो व्यक्ति वो नहीं पढ़ पा रहा है? इसके पीछे कुछ और चीज है। जी देखिए, मैं कुछ बातें स्पष्ट करना चाहूँगा निवेशकों के लिए, सभी के लिए, आम जनता के लिए जो अदानी स्टॉक को बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले आपको एक बात पता होगा, अगर मार्केट में कभी भी कोई स्टॉक गिरता है तो उसका किसी ना किसी को ज़रूर दुनिया में फ़ायदा होता है। तो निवेशकों को डरने के बजाय कैपिटलिस्ट सोच की रखनी चाहिए। बेसिकली क्या होता है, अगर कोई भी कंपनी, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई भी इंस्टीट्यूशन है ग्लोबली जिसका स्टॉक प्राइस गिरता है, देखिए एक तो आप अगर सोचो कि शॉर्ट टर्म अगर आप लोग ग्रोथ कर पाएंगे तो कुछ भी शॉर्ट टर्म पॉसिबल नहीं है। सक्सेस इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म। तो पहले क्या होता है कि अगर कोई कैपिटलिस्ट हो, कोई इन्वेस्टर हो, अगर मैं अपनी बात सोचता हूँ, कोई भी स्टॉक, अदानी क्या कोई भी स्टॉक हो जिसका अगर शेयर प्राइस अगर गिर रहा हो तो मैं उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखूंगा। मुझे ये लगता है कि बेसिकली अगर ये स्टॉक का जो फंडामेंटल है वो स्ट्रांग है, तो कैसे स्ट्रांग है, मैं आपसे देश से बात पूछना चाहता हूँ कि मुझे आप ये बताइए कि हिंदुस्तान के ऑलमोस्ट मेजॉरिटी एयरपोर्ट्स अदानी ग्रुप चला रहे हैं, तो वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर है ना। तो क्या आप आज की डेट में दिल्ली एक ऐसा एयरपोर्ट है जो दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, क्या आपको लगता है कि अदानी ग्रुप के अंदर कुछ भी हो जाए, स्टॉक्स गिर भी जाए, तो क्या लोग ट्रैवल करना बंद कर देंगे? तो एयरपोर्ट तो नहीं रुकेंगे। एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स जो कि हमारे पोर्ट से होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं अदानी ग्रुप के भी कंट्रोल में हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स देश के रुक जाएंगे किसी एक बिजनेसमैन की वजह से? मुझे ये लगता है कि सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि काफ़ी कंपनीज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अदानी ग्रुप की, तो फंडामेंटल स्ट्रांग है। तो आज इस कंट्रोवर्सी की वजह से चाहे शेयर प्राइस गिर रहा है या कुछ भी हो रहा है, लेकिन इन्वेस्टर्स को कैपिटलिस्ट सोच रखनी चाहिए। अगर वो लॉन्ग टर्म सोचें तो बैंकर्स, इंस्टीट्यूशंस क्यों आज की रेट में अपना स्टॉक नहीं बेच रहे? इंडिविजुअल्स, आम जनता बेचारी घबरा रही है तो वो लोग बेच रहे हैं, या वो लोग बेसिकली स्ट्रेस्ड आउट हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी आप लोगों को कोई घबराने की जरूरत है, क्योंकि अगर मैं भी होता तो मैं भी ऐसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता। तो कोई भी बिजनेसमैन होगा इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएगा, इन्वेस्टर्स फायदा उठाएंगे, ग्लोबल फंड्स फायदा उठाएंगे। सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल के, कि रेगुलेटर्स को अभी इंटरनेशनल एफपीआईज के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में आनी है उसको स्पेसिफिकली थोड़ी देर के लिए टेम्पररी रोक देना चाहिए, जैसे शायद पहले भी हुआ था जब काफ़ी सारी चाइनीज़ कंपनीज आ रही थी। हिंदुस्तान की मार्केट जब क्रैश हुई थी पीछे से, तब काफ़ी कंपनीज आ गई थी इन्वेस्टमेंट करने, काफ़ी एफपीआईज आए थे। तो अभी हमें लगता है कि देश को एक साथ मिलकर चलना चाहिए एंड देश को अदानी ग्रुप की तरह नहीं देखना चाहिए। देश को ये देखना चाहिए अदानी ग्रुप के पास जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भी उसमें पार्टनरशिप है। तो गवर्नमेंट हमेशा स्ट्रांग है, गवर्नमेंट के फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, तो फाइनेंशियली गवर्नमेंट स्ट्रांग है, गवर्नमेंट स्टेबल है। तो आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। दिस इज बेसिकली अ कॉन्स्पिरेसी बीइंग प्लान्ड, well behind, not just about the business group. This is about this is being planned, against the country. तो देश का कोई भी बिलियनर अगर हिंदुस्तान से, मैं कहता हूँ एक आम आदमी की हैसियत से बढ़ता है, तो उसको रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पावर्स रोकने के लिए कोई नहीं चाहता कि हिंदुस्तान एक अंतर्राष्ट्रीय पावर बने। मैं बहुत खुश था जब मैंने देखा अदानी जी, अंबानी जी हमारे हिंदुस्तान में ग्लोबली अगर देखा जाए, ग्लोबल इंडेक्स में, ग्लोबली वेल्थ इंडेक्स में देखा जाए तो ग्रो कर रहे हैं।
तो क्या आपको लगता है कि जितने बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं सभी देशों के, वो लोग चाहते हैं हिंदुस्तान उनके साथ कंपटीशन में आए? पहला मेरा क्वेश्चन जनता से ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या हमारे हिंदुस्तान के एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट्स इतने स्ट्रांग नहीं है कि इसको हम लोग झेल पाएं या इसको संभाल पाएं? अगर इन्वेस्टर्स अभी हड़कंप ना मचाएं और ना इवेंचुअली डरें, थोड़ी देर सब्र करें और देखें कंट्रोवर्सीज क्या है। ये तो जब हम लगातार कहते रहे कि कोरोना के वक्त देख लीजिए जब हमारे फंडामेंटल किस तरीके से स्ट्रॉन्ग थे, अगर आप ये कह देते कि 10 लाख करोड़ पे जो है इस तरीके से अगर निकल गया या फिर निकल जा रहा है, लेकिन निखिलेश तिवारी ऐसा तो हमेशा कहीं ना कहीं, एक तो ये क्या कि कॉर्पोरेट्स के साथ कोई दुश्मनी तो है नहीं ना, कि अगर जिसको हम लगातार कह रहे हैं कि अगर ये इन्वेस्टमेंट जो है तमाम पोर्ट्स के लेकर कंपनीज के से लेकर के, अगर LIC ने भी इन्वेस्ट किया है और SBI की भी इन्वेस्टमेंट है, और जो कि लगातार ये भी अपने स्टेक को लेकर के बोल रहे हैं कि 27,500 SBI का अगर स्टेक है तो वो स्टेक भी जो उसके बदले जो है बाकायदा एक जमीन है, तो हर आदमी जो है, हर इंस्टीट्यूशनल बायर, हर इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने स्टेक जो है वो लेकर के शेयर होल्डर्स के साथ रख करके चलता है। लेकिन एकदम से ये कह देना निखिलेश की कि जैसे सुनामी आ गई है, भाई वर्ल्ड में तो, वर्ल्ड मार्केट्स में तो तमाम प्लेयर्स बैठे ही होते हैं और मेरे ख्याल से शायद इसी उधेड़बुन में बैठे होते हैं कि जैसे ही कोई सुनामी टाइप की आहट हो और उसमें वो शॉर्ट सेलिंग से लेकर के तमाम वो चीजें करे जिससे वो तमाम कॉर्पोरेट जो है, वो जो भारत का एक बड़ा कॉर्पोरेट है, वो वापस उभर ही ना पाए। निखिलेश तिवारी। हाँ, थैंक यू सो मच। सो मैं केवल 3 पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ और इस देश की जनता के सामने भी रखना चाहता हूँ। पहली बात तो पूरे वर्ल्ड में कोई भी इंडियन कॉर्पोरेट को ग्रो करते हुए इस लेवल तक फ्रॉम दी लास्ट 3 इयर्स कोई खुश नहीं है। सो ये इससे साफ जाहिर होता है। और जो आपने जैसे बात बोली, हिंडनबर्ग इज अ शॉर्ट सेलिंग फर्म, उनका काम है यही, वो एक रिपोर्ट लॉन्च करते हैं, देन शॉर्ट सेलिंग करते हैं, प्रॉफिट करते हैं, अपने इन्वेस्टर्स को सारा प्रॉफिट कराते हैं। सो मुझे नहीं लगता कि जो उन्होंने अडानी के ऊपर इतनी बड़ी रिपोर्ट निकाल दी अडानी ग्रुप के ऊपर, वो किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा सीरियस हम लोगों को इस समय लेनी चाहिए थी। बट आई गेस FPO लॉन्च की जो टाइमिंग थी उनकी इस रिपोर्ट को लॉन्च करने के लिए, इसमें काफी डालने का काम किया। अदरवाइज जितने आरोप उन्होंने लगाए हैं वो सारे ही कभी ना कभी पिछले 2-3 सालों में लगते रहे हैं उन पर, और हर बार वो जस्टिफिकेशन देते रहे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, थोड़ा सा उन्होंने डिले कर दिया सामने आने में। अदरवाइज आप देखिए 2 दिन से वो बराबर सामने आए। उन्होंने कल अपना इजराइल में जो पोर्ट था उसका भी अधिग्रहण का काम शुरू कर दिया है। सारा FPO का जितना इन्वेस्टमेंट था वो वापस कर दिया है। तो जैसे वो अभी सामने से आकर के खेल रहे हैं, अगर ये कुछ 4-5 दिन पहले कर दिया होता तो मुझे लगता है ये भी नहीं होता। और आफ्टर ये 2 न्यूज आने के बाद आप देखोगे तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो ज्यादा परेशान हो रहे थे, वो भी अभी उनका ट्रस्ट रिगेन हो गया है वापस। और सारे बैंकों को भी अगर आप देखोगे, हर एक ने यही बोला है कि अब तक उन्होंने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। देयर इज नो डिफॉल्ट फ्रॉम हिम साइड। सो हम तब भी उनको गलत बोल रहे हैं। और किस मान रहे हैं जो एक अमेरिकन फर्म है जिनको इंडिया में किस तरीके से रेगुलेटरी वर्क करती है उसका पूरा रेगुलेटेड प्रोसेस नहीं मालूम है उनको। अडानीज के बारे में पूरा वो यहाँ पर ऑफिशियल जांच उन्होंने आकर के कुछ नहीं की है। देयर इज नो एविडेंशियल प्रूफ ऑन दैट रिपोर्ट ऑल्सो। सो इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेना। इतनी जल्दी क्या थी फिर अतुल होने पाटिल, जब कोई एसेस तो नहीं आए थे ना कि आपके सामने कुछ आया कि शेयर बाजार में पैसा इस तरीके से औंधे मुंह लुढ़क करके डूब गया? वो वापस कह रहे हैं ना कि एक जो इन्वेस्टर का जो पैसा है वो इंश्योर किया जाएगा, इसलिए FPO आ रहा है। इतनी जल्दी क्या पड़ गई कि खुद दिग्विजय सिंह से लेकर के तमाम कह रहे हैं कि नहीं मैं बहुत प्रॉफिट कमा रहा हूँ। एक हमारे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाला एक आम आदमी मिला और उसके बाद देखिए अब किस तरीके से उसका पैसा डूब रहा है। मतलब इतना पैनिक करने की क्या जरूरत है? ऐसे तो कांग्रेस लेड स्टेट्स भी हैं, राजस्थान भी है, छत्तीसगढ़ भी है, जहां पर जो है अडानी इंडस्ट्रीज भी हैं, उन्होंने वहां पर भी इन्वेस्ट किया है। तो मतलब हिंडनबर्ग पर इतना भरोसा था और यहाँ की अपनी एजेंसी और अपनी तमाम रेगुलेटर्स जो कह रहे हैं उन तक का इंतजार ही नहीं। सचिन भाई, अपेक्षा करता हूं कि आप मुझे बोलने देंगे, बीच में टोकेंगे नहीं। मुझे एक बात बताइए, क्या कांग्रेस ने जो इन्वेस्टिगेशन मांगा है, जो इंक्वायरी मांगी है, वो हिंडनबर्ग से मांगी है या अमेरिकन कांग्रेस से मांगी है? अपने संसद में मांगी है, अपने सुप्रीम कोर्ट में मांगी है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर जितने एक्सपर्ट बात करें ना, बैंकर और शेयर मार्केट के एक्सपर्ट,
वो ये नहीं बता रहे हैं कि शेल कंपनियों के बारे में आरोप है। शेल कंपनियां फॉर्म की गई, यहां से कैश भेजा गया, शेल कंपनियों में डाला गया, काफी सारे म्यूचुअल फंड्स में डाला गया, शेयर मार्केट को ऊपर उठाया गया, और उसमें LIC जो हर घर में, करोड़ों घर में LIC है, करोड़ों घर में SBI है, और SBI और LIC आम आदमी को चलाती है, उन्होंने उसमें पैसे इन्वेस्ट किए हैं। इन्होंने ये नहीं बताया कि टैक्स हेवंस में उनके अकाउंट्स है। टैक्स हेवंस में जहां कंपनी रजिस्टर होती है ना, केमन, मॉरिशस, वहां पर टैक्स लगता नहीं है। शेल कंपनियां फॉर्म करना, ऑपरेशन किसी और देश में करना, और फिर टैक्स हेवन कंपनी में जाकर पूरा प्रॉफिट उठाना, उसी प्रॉफिट को फिर कंपनी में लाके शेयर ऊपर उठाना। 85% शेयर जो है वो ओवर वैल्यूड है, ये आरोप है। मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। यहां तो ईडी को विपक्ष का 1 लाख का दिख जाता है, यहां 100 बिलियन डॉलर का सत्यानाश हो गया 3-4 दिन में। तो बाकी इन्वेस्टर्स और बाकी FPIs, उन्हें कोई नॉलेज नहीं है। यहां बैठ के गोदी मीडिया जो काम कर रहा है, इस देश को जो गुमराह करने की कोशिश कर रही है, क्या ये नहीं बताए? जब हर्षद मेहता का कांड हुआ था, JPC लगी थी। जब केतन पारेख का कांड हुआ था, तब JPC लगी थी। मैं अभी बताता हूं, ये चार्ट है, ये LIC का चार्ट है। LIC ने कहां इन्वेस्ट किया, मैं बताता हूं आपको। देखिए, अदानी एंटरप्राइजेस 3.4% एक्सपोजर बताता हूं मैं। अदानी ट्रांसमिशन 3.07 स्टेक्स, अदानी पोर्ट्स 9.92% स्टेक्स, अदानी टोटल गैस 5.11% स्टेक्स। ये देखिए, ये चार्ट है, किस तरह से फ्रॉड किया जाता है, इसका चार्ट है ये सारा। अब मुझे एक बात बताइए, जब डाउ जोन्स इनको बाहर कर देता है, क्रेडिट सुसाइटी कहती है कि इनके बॉन्ड्स पे हम लोन नहीं देने वाले, हर तरह से एक्शन आ रहा है, और देश की साख अगर दाव पे है, अगर अदानी देश है, आज पहली बार मैं सुन रहा हूं 70 साल के इतिहास में कोई व्यापारी देश हो गया है, झंडा लगा के वो झंडे के पीछे छुपना चाहते हैं और अपने फ्रॉड को छुपाना चाहते हैं। क्या इस देश के आम आदमी जो LIC से जुड़े हुए, क्या इस देश के SBI से जो आम आदमी जुड़ा हुआ है, उसकी किसी की चिंता नहीं है? सर, तो वही LIC तो पब्लिक डोमेन में आकर के कह रहे हैं ना कि हमारे अगर 20,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास एक 60,000 करोड़ का एक पूरा, एक जिसे कहते हैं कि एक पूरा बैगेज भी तो पड़ा हुआ है कि हमने तो 27,000 करोड़ इन्वेस्ट किया था, लेकिन हमारा 60,000 करोड़ अभी पड़ा हुआ है। लेकिन वो जो 27,000 करोड़ का जो हमारा पोर्टफोलियो है, तो वो उसी तरीके से वापस आ रहा है। सर, वो वैल्यूएशन और की बात भी तो करते हैं ना कि देखिए सचिन जी, जब मैं जो कंपनियां लिखा हूं ना, जो कंपनियां मैंने देखी है, आप बताइए आपको, चाहे वो अदानी इंटरप्राइजेस हो, अदानी ट्रांसमिशन हो, ये सारे के शेयर गिरे हुए हैं। 57% से लेकर 75% तक इनके शेयर्स गिरे हुए हैं। और LIC क्लेम कर रही है कि LIC के लोग जो सरकार से डरे हुए हैं, क्योंकि ये तो मित्रों की सरकार है, तो वो डरे हुए लोग बता रहे हैं कि नहीं, हम प्रॉफिट में, सारी दुनिया पैसे निकाल लिए हैं, $100 बिलियन बाहर हो गए। जो आदमी 2 नंबर पे था, वो 27वें नंबर पे अभी बता रहे हैं, 27वें नंबर पे आ गया है, और LIC कह रहे हैं प्रॉफिट में है, SBI कह रहे हैं हमारे स्टेक्स को एक्सपोजर इतना नहीं है। ये झूठ तो सामने दिख रहा है ना। पूरे दुनिया के शेयर्स नीचे आ गए, सारे 7 कंपनी के शेयर्स नीचे आ गए। थोड़ा सा करेक्शन हुआ है तो कह रहे बहुत बड़ी बात हुई है। यहाँ बात शेयर्स के, जो शेयर्स का स्वभाव है, जो हम सेंसिटिव स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, उसकी बात नहीं हो रही है। जो फ्रॉड हुआ है, जो देश के जनता के साथ धोखाधड़ी का आरोप हुआ है, उसकी बात होनी चाहिए। हाँ, अगर आपको लगता है अदानी यानी देश है, तो फिर कर लो ना इंक्वायरी। वो हिंडनबर्ग ने जो आपको चैलेंज किया है, तो आप उसको प्रेम पत्र लिख रहे हो। तो सर, मैं वही तो मैं कह रहा हूं ना, लेट द रेगुलेटर टेक द एक्शन इफ एनीथिंग इज फॉल्टी, इफ एनीथिंग इज फॉल्टी। हु इज द रेगुलेटर? JPC, पार्लियामेंट इज द सुप्रीम बॉडी इन द कंट्री, और पार्लियामेंट के सामने सारी चीजें होनी चाहिए, JPC के सामने या सुप्रीम कोर्ट के सामने होनी चाहिए। तो हिंडनबर्ग वहां से बैठ के चैलेंज कर रहे इस देश को, सुनिए। तो सर, जब सर मुझे एक बात बताइए ना, आज से पहले कितनी JPC बनाई गई है और कितनी JPCs का नतीजा इस तरीके से निकला है कि वो आदमी जो है उसके ऊपर दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया है। या फिर मैं एक बड़ी बात बताऊं, ठीक है सर, मैं आपकी बात ठीक है, मैं लोटे साहब आपकी बात जो मैं अतुल साहब मान करके चलता हूं, लेकिन आर एन भास्कर साहब, लेकिन एक कमेंट मैं ले लूं आर एन भास्कर साहब से, लेकिन आर एन भास्कर साहब 3 तारीख को रिपोर्ट आती है, लेकिन आर एन भास्कर साहब 3 तारीख को रिपोर्ट आती है। एक व्यक्ति जो दूसरे के तीसरे नंबर का दुनिया का सबसे बड़ा अमीर है, वो जाकर के कहा 20वीं लिस्ट से बाहर हो जाता है, और वो आती है वो किसके ऊपर? हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट के ऊपर, है ना, हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट के ऊपर। मतलब इतना आसान था सर, इतना आसान था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को एक एक ट्रांजैक्शन का सब कुछ पता था कि कहां पर टैक्स हेवन कंट्रीज में जो है शॉर्ट सेलिंग की जा रही है, कहां का पैसा जो है यहां से वॉल्यूम दिखा करके वहां इन्वेस्ट किया जा रहा है। और यहां पर बैठी इतनी बड़ी रेगुलेटर्स और इतनी बड़ी जो हमारी एजेंसीज और इतने सब हमारे FM से लेकर के RBI, उन्हें कुछ पता भी नहीं है। क्या इतना आसान लगता है?
या फिर एक किसी साजिश के तहत या किसी घात के तहत हम यह खेल रहे हैं? भास्कर साहब, देखिए, मुझे साजिश के बारे में मालूम नहीं। मैंने किताब लिखी थी हिंडनबर्ग रिपोर्ट से पहले। मुझे इतना मालूम है और मैं बिल्कुल स्पष्ट कह सकता हूं कि गौतम अडानी के जो कैश फ्लोज है इतने स्ट्रांग है कि लोग अभी तक समझे नहीं है। दूसरी चीज, जो विदेशी कंपनीज है, क्योंकि गौतम अडानी के काफी एसेट्स विदेश में हैं, उनके शिपिंग फॉरेन फ्लैग्स पे है, उनके 3 पोर्ट्स जो विदेश में है वो विदेशी है, उनका फंडिंग विदेश से हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा कोल खान है, कोयले का खान है, 10.5 बिलियन टन का रिजर्व्स है। जब आपके पास सबसे बड़ा कोयले का खान है, जब 200 किलोमीटर का रेलवे लाइन आपका ही है, और जब पोर्ट जो ऑस्ट्रेलिया में वो भी आपका है, और फिर जहाज जो आपका है वो लेकर जाता है कस्टमर्स के पास, जिस प्राइस में वो कोयला दे सकता है विदेशी कंट्रीज को, पूरे लैटिन अमेरिका को, अफ्रीका को, इंडिया को, इंडिया उसमें छोटा कस्टमर है, बाकी कंट्रीज ज्यादा बड़े कस्टमर्स हैं। अब उसके रेवेन्यू बाहर जाएंगे ना, वो कहीं ना कहीं कंपनी में जाएंगे, उसका इंडिया से कोई संबंध नहीं है। वो विदेशी कैपिटल से बना है, विदेशी इनकम्स है, पर उसका फायदा इंडिया को मिलता है, क्योंकि जिस भाव में इंडिया खरीदता है कोल, वो कोई भी कोल व्यापारी उसका भाव को मिल नहीं सकता है। दूसरी चीज, अडानी इंडिया नहीं है, पर अडानी का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके 2 कारण हैं। एक, आप स्टील इंपोर्ट कर सकते हो, आप कॉपर इंपोर्ट कर सकते हो, आप पेट्रोकेमिकल्स इंपोर्ट कर सकते हो, पर आप बिजली इंपोर्ट नहीं कर सकते। हाँ, छोटी मोटी बिजली जाती है, आना जाना होता है, जैसे भूटान से हम खरीदते हो बिजली, जैसे बांग्लादेश को हम एक्सपोर्ट करते हैं बिजली, बट जो मेन स्टे है, जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का, वो हर एक कंट्री डोमेस्टिक प्रोडक्शन करता है, क्योंकि उसको इंपोर्ट नहीं किया जा सकता है। खाना भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। सिंगापुर देखिए, सिंगापुर कुछ ज्यादा करके कुछ उगाता नहीं है, उसका सब खाना बाहर से आता है, पर वो बहुत तंदुरुस्त, काफी स्ट्रॉन्ग कंट्री है, क्योंकि उसके कैश फ्लोज बहुत अच्छे हैं। आपको कैश फ्लोज पर ध्यान देना चाहिए। और अगर तुलना करोगे अडानी से कैश फ्लोज पिछले 20 साल से, मेरे बुक में चैप्टर नंबर 10 में मैंने कैश फ्लो 20 साल का निकाल कर दिखाया हूं। अडानी के कैश फ्लोज काफी मजबूत है। जब आपका कैश फ्लो इंटरेस्ट पेमेंट से ज्यादा है, कोई बैंकर को दिक्कत नहीं होने वाली है। लास्ट पॉइंट, कई जगह मैंने कहा कि कभी कभी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इतना है कि आदमी इंडिस्पेंसेबल हो जाता है। आप देखिए पोर्ट्स को, आप पोर्ट्स इंपोर्ट कर सकते हो, और अगर इंडिया का 44% जीडीपी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आता है, और उसमें 30% जीडीपी प्रोडक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जितने ज्यादा पोर्ट होंगे और जितना ज्यादा कारोबार उसमें होता है, उतनी इंडिया की जीडीपी बढ़ती है। अब इंडिया अपने 30% जीडीपी को मिटा नहीं सकता है ना, वो 30% कम हो जाएगा। इसीलिए पोर्ट्स का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कई लोग जानते नहीं है। इट इज इंडिस्पेंसिबल। आप पोर्ट्स इंपोर्ट नहीं कर सकते। सचिन, मुझे जवाब देना इसका। 2 मिनट तो मुझे खत्म करनी दीजिए। आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। ओके, अडानी ने ऑस्ट्रेलिया में अपना पोर्ट बनाया है, कोलंबो में पोर्ट बनाया है, और कोलंबो के पोर्ट में आप देखिए जितना बिजनेस चाइना के हम्बाम पोर्टा में जा रहा था, वो अभी अडानी के पोर्ट में जा रहा है। उसमें इंडिया का फायदा नहीं है। लास्ट, हाइफा है। हाइफा इजरायली पोर्ट है। इसराइल में किसी विदेशी प्लेयर को बुलाया नहीं है। अडानी को क्यों बुलाया? कि उसकी कामयाबी बहुत जबरदस्त है पोर्ट्स में। और इसराइल और इजिप्ट उसे एक नया आइलैंड खरीदने दिए हैं कि वहां वो कंटेनर फ्रेट स्टेशंस और वेयरहाउसिंग और सब बढ़ा सकता है कि गुड्स प्रोडक्ट्स अंदर और बाहर जा सकते हैं। इसराइल की
का रेलेवेंस इतना है कि इसके पास स्पेशल प्रोटोकॉल्स है अमेरिका के नो साथ। डाउट सर, वो तो हमने पोर्टफोलियो देखा ही है ना। ठीक है, अतुल कुछ कहना चाहता है, अतुल लोने पाटिल। एक सेकंड, इसराइल के पास स्पेशल प्रोटोकॉल्स है अमेरिका और यूरोप के साथ। ठीक, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अडानी बिकम मोर इंपॉर्टेंट, मोर रेलेवेंट ठीक। टू द ग्लोबल ट्रैफिक। ठीक है अतुल जी, संक्षिप्त में कमेंट, फिर उसके बाद अंशुमन जोशी। तो हम बिलीव करेंगे उस स्ट्रेटेजिक पर, उस कॉर्पोरेट पर, ये कहते हुए बनिस्बत ये मानते हुए, जब एफएम भी कह रहा है और बाकी सब रेगुलेटर्स भी कह रहे हैं कि हाँ अगर कुछ हुआ है फेरबदल, अगर कुछ मार्केट में वायलेशंस हैं, अगर नहीं होती तो वो एफपीओ वापस नहीं लेते गौतम अडानी। तो चीजें हो जानी, चीजें तीजी क्लियर। इससे पहले हमको पैनिक करने की क्या जरूरत है, और वो भी उस रिपोर्ट के ऊपर जो कि हिंडनबर्ग, हमको उसकी सत्यता पहले देखनी है या उसकी सत्यता पहले मानी बनिस्बत ये कि हमारी तमाम एजेंसीज की? दो तीन चीजें आप शांति से सुन लीजिए सचिन जी, जैसे बाकी सब लोगों को बोलने देते हो मुझे। ऐसा है कि 2.60 लाख रुपीस का कर्जा गौतम अडानी पर है, पहली बात। तो उनकी कैश फ्लोज पहले अच्छे होंगे, आज उसमें का काफी सारा पैसा निकल चुका है, ये सबसे पहली बात। ये कल की बात बता रहे थे। दूसरी बात, कल बांग्लादेश ने कहा है कि आप हमको $400 से पर मेट्रिक टन कोयला दे रहे हैं, बाहर $250 का मिल रहा है, तो आपको उसको कम करना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन शुरू हो गए। बात यहां पर फ्रॉड की हो रही है, बात यहां पर उनके शेयर्स की नहीं हो रही है। रही बात, जो भी पोर्ट्स इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेवलप किए हैं, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किए हैं, वही उनको बेचे जा रहे हैं। ये इतना होशियार आदमी है, अलग से बनाया गया है कि इसको मीडिया से लेकर माइंस, पेट्रोकेमिकल्स, सारी चीजें जो है ये बना सकते हैं। यही सब अकेला आदमी कर सकता है। ये बबल है, ये हम कई साल से कहते हैं। अभी इतना पैसा निकल गया है, उनकी खुद की वेल्थ 5 लाख करोड़ से कम हो गई है, 10 लाख करोड़ निवेशकों का गया है। 46 लाख निवेशक है, और एलआईसी और एसबीआई के इतने निवेशक है। मुझे एक बात बताइए, आपने कहा जेपीसी से क्या हुआ है, केतन पारे का क्या हुआ, हर्षद मेहता का क्या हुआ? और हम हमारे देश में मांग रहे, हिंडनबर्ग जो बाहर से आता है, हमारे व्यापारी पे वो ऑब्जेक्शन लगाता है और चैलेंज करता है कि आपको ऐसा लगता है तो कोर्ट में आओ, हमें कोर्ट में घसीटो, और हम लोग उसको प्रेम पत्र लिखते हैं। पहली बात। दूसरी बात, मुझे यह बताइए कि आपने उसको खत में लिखा 41वां पेज नंबर, आपके भाई के पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है जो मॉरिशस में कंपनियां बनाई गई है? वो कहता है मुझे मालूम नहीं, मेरे भाई को मालूम है। एक भाई हीरे में घपला करने की वजह से भ्रष्टाचार के आरोपों में अंदर जा चुका है, जो बहनोई है समीर वोरा, उसके बारे में आपको सब पता है, उनको एमडी सीएमडी बनाया गया है, उन्हें भी पकड़ा गया है। तो ये सब लोगों को एमडी सीएमडी बनाए हैं, कॉर्पोरेट रूल्स को फ्लॉ किए हैं, ओवर वैल्यूएशन 85% है, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, शेल कंपनियों का आरोप है, इसमें सारा इंडिया का इतना सारा पैसा लगा हुआ है। मैं अब तक गया नहीं हूं, आधा घंटे का मेरा कार्यक्रम होने वाला। धर्मेंद्र भारद्वाज, नहीं ठीक है, एक सेकंड, मैं अब तक गया नहीं उनके पास, उसके बाद अंशुमन मैं आपके पास आता हूं, तो फिर क्या करें? जी देखिए सचिन जी, आज सर मैं सबसे पहले बात पूछना चाहता हूँ। ये भाई साहब कह रहे थे, तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। सबसे बड़ी अंशुमन मैं आपके पास आऊंगा, अंशुमन मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि मेरे पास, क्योंकि एक सेकंड, मुझे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के पास जाना है, उन्होंने काफी देर इंतजार किया। मैं इनका एक कमेंट ले लूं, उसके बाद मैं अंशुमन आपके पास आऊंगा। देखिए सचिन जी, पूरा देश देख रहा है कि आज पूरी की पूरी सरकार, फाइनेंस मिनिस्टर से लेके प्रधानमंत्री तक, एक आदमी को शेल्टर कर रहे हैं, जो आदमी फाइनेंशियल फ्रॉड में लिप्त है, जो आदमी आर्थिक भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिस आदमी को जेल में होना चाहिए, आज उसकी वकालत सारे लोग करे, पूरी की पूरी सरकार कर रही है। पूरा खेल सबके सामने कि किस तरीके से मोदी सरकार ने गौतम अडानी के हाथ में सब कुछ दे दिया, उसे बड़ा बना दिया। एक आदमी जो विश्व का दूसरे नंबर का अमीर आदमी है, वो इंडिया में 15 टैक्सपेयर की सूची में नहीं आता। ये कैसा फ्रॉड है, सबको पता है। एलआईसी में किसका पैसा है, स्टेट बैंक में किसका पैसा है। मैंने एलआईसी में जमा करा था पैसा, स्टेट बैंक में मैंने लगाया था कि मेरा भविष्य सुरक्षित हो, मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। कौन होते हैं नरेंद्र मोदी, कौन होती है मोदी सरकार जो मेरा पैसा उठा के अडानी की कंपनी में लगा दे? इस तरीके का खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। पूरी की पूरी सरकार अडानी को बचाने में लगी है। आज अडानी की वजह से देश के एक एक आदमी का नुकसान हुआ है, क्योंकि देश के गरीब आदमी का अगर कोई पैसा था तो स्टेट बैंक में था या एलआईसी में था। आपने बोला, अब पूरी संसद कह रही है कि जेपीसी बनाओ, क्या प्रॉब्लम है सरकार को? बैंक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए,
क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में टाइम बाउंड इंक्वायरी कराते? अगर आरोप लगाए फाइनेंशियल फ्रॉड का, शेल कंपनियों के थ्रू शेयरों का ओवर वैल्यूएशन किया गया और निवेशकों से फ्रॉड किया गया, ये फ्रॉड है, तब तक तो सेबी को कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। अमेरिका की कंपनी ने अपने शेयर बाजार से इनको बाहर कर दिया है, लेकिन भारत की सरकार, पूरी की पूरी सरकार कह रही है नहीं, अडानी ठीक है, अडानी अच्छा आदमी, अडानी के साथ ये। अरे अडानी ने देश की जो मिट्टी पलीत करा दिया, देश की पूरा देश को लोग, पूरे भारतीय कम्युनिटी को लोग आज शक्ति निगाह से देख रहे हैं, एक सिर्फ गौतम अडानी की वजह से। आप कह रहे हिंडनबर्ग, अरे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की बात नहीं करी, हिंडनबर्ग ने तो अडानी के गुब्बारे को पंचर करा है। अगर सही मायने में सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में अगर जांच कमीशन बैठ जाए तो ये अडानी के साथ किन किन लोगों की हिस्सेदारी है, किन किन लोगों ने गौतम अडानी को बड़ा बनाया, ये पूरी की पूरी सरकार एक्सपोज हो जाएगी। नरेंद्र मोदी से लेकर उनके तमाम कैबिनेट के सहयोगी, तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो अडानी के साथ हर चीज में पार्टनर है, जहां से अडानी का पैसा। ठीक है अंशुमन, मैं आपके पास वापस आता हूं, लेकिन आर एन भास्कर साहब, जब आप फंडामेंटल्स की बात करते हैं, आपने तो किताब लिखी है, जब यहाँ पर जब देश में बात इतनी आसानी से जो है पॉलिटिकल चीजों का बेनिफिट लेने के लिए चीजें इतनी आसानी से मोड़ दी जाती हैं, आपको लगता है कि कोई इस फेर में पड़ता भी होगा कि कैश फ्लो है भी कितना, कैश फ्लो, कैश रिजर्व्स कितने हैं और कितने पोर्ट्स हैं और कितनी सब चीजें हैं, जहां पर बात इस तरीके की पिटी पॉलिटिक्स की जब चीजों की हो जाती है। और मैं इसमें एक और चीज ऐड कर दूं भास्कर साहब, क्योंकि हम उसी देश और उसी कंट्री में जीते हैं, उसी पॉलिटिक्स में जीते हैं जहां पर यही साहब कह रहे थे ना कि जब अगर आगे सत्ता में जो जितने तमाम अंबानी अडानी तमाम जो जितने परिवार है, हम उनके पास कितना बड़ा खाता है, एक बार आ गया सामने सब जेल में होंगे। कहां हुआ सर, बताइए एक बारी, कोई जवाब दे, अकाउंटेबिलिटी तो होती नहीं ना, कहने के लिए तो कह दिया। कैमरा हॉल में मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जैसे अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन सबसे पूछना चाहता हूँ और जनता से पूछना चाहता हूँ कि कोई फ्रॉड हुआ या नहीं हुआ, ये तय तो सेबी करेगी, है कि नहीं? जब ये बात तय सेबी करेगी और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, मेरे हिसाब से सिक्योरिटीज के अंदर अगर बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी है, वो रेगुलेटर है। एंड आई थिंक जब तक उनकी कोई रिपोर्ट नहीं आती तब तक इस बात पे कमेंट ही करना कि कोई फ्रॉड हुआ या नहीं हुआ, ये गलत है। किसी देश में जाके एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन, मुझे जवाब देना है, ये इलीगल बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो देश अलाउ करता है आपको बिजनेस रजिस्टर करना, वहां बिजनेस खोलना, चाहे मॉरिशस है जिसको आप टैक्स हेवंस कहते हैं, मैं सिर्फ ये क्वेश्चन पूछता हूं, अगर टैक्स की चोरी हुई तो ये इनकम टैक्स देखेगा, पहले उनकी तो रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद में इस प्रोपेगेंडा को चलाएं तो बेटर रहेगा। दूसरी बात, मैं आप लोगों को एक और बात कहना चाहता हूं, जहां तक बात है, मैं एक बिजनेसमैन हूं तो मैं एक ही बात समझता हूं कि बैंक कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रांग है, कंपनी के पास गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, वो आप कुछ भी कहें, कोई भी बात रखें, अगर आप कहते हैं ओवर वैल्यूड है तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। पहली बात है, कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे ओवर वैल्यूड हो नहीं सकती, क्योंकि देखिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो वैल्यूएशन सिस्टम है ना, अगर करंट वैल्यूएशन भी अगर बात करें तो प्राइवेट इक्विटी मार्केट के अंदर उसकी वैल्यूएशन 10x बेयर मिनिमम जानी चाहिए, जिसको हम बहुत बुरी वैल्यूएशन बोलते हैं। और मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूं, जैसे ये कुछ प्रवक्ता बोल रहे थे अभी, तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जिनके बारे में बात कर रहा हूं उनको पता होना चाहिए कि एक हिंदुस्तान का बहुत बड़ा फंड है, विदेशी फंड भी है, उससे काफ़ी हिंदुस्तानी लोग भी जुड़े हुए हैं, वो काफ़ी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं काफ़ी कंपनीज में, और ऐसी वैल्यूएशन बनाते हैं जिसकी कोई मतलब मायने ही नहीं है। क्योंकि अगर आज की डेट में अगर वैल्यूएशन बात करें, स्टॉक एक्सचेंज पे कोई भी लिस्टेड कंपनी होती है उसकी वैल्यूएशन हमेशा वायबल और रिसर्च करने के बाद बनाई जाती है, डिपेंडिंग ऑन लॉट ऑफ मार्केट स्टेटिस्टिक्स, लॉट ऑफ फंडामेंटल्स, एवरीथिंग, एंड मार्केट का क्या ओवरव्यू है। देखिए, ये मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को कि ये एक टाइमिंग है। आपको पता है 2014 में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आपको ये भी पता है इस साल राजस्थान के भी चुनाव हैं, तो मुझे लगता है कि ये कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिक्स है, सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और कुछ नहीं है। तीसरी बात मैं बात करना चाहता हूँ कि इस सरकार के फ्रॉड की अगर बात करते हैं, इस सरकार के अंदर अगर आप बात कहते हैं कि अदानी ने कोई फ्रॉड किया है,
तो ऐसी कोई रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है हिंदुस्तान की एक रेगुलेटर की। तो आप उस पर कोई कमेंट करें। आपने तो नहीं देखा क्या रिजर्व है? आर एन भास्कर जो है हाथ उठा रहे हैं, ठीक है, अतुल लोटे पाटिल आपके पास आऊंगा। आर एन भास्कर जो हाथ उठा रहे हैं, भास्कर साहब देखिए, एक चीज, जो भी ऑपोजिशन पार्टी है कह रही कि मोदी ने बनाया अडानी को मोदी ने नहीं बनाया। जो पहला प्रोजेक्ट था मुंद्रा, जो पोर्ट है, जो सबसे बड़ा पोर्ट इंडिया में है, वो कांग्रेस ने दिया ना। जब पोर्ट कनेक्टिविटी आया तो उस नीतीश कुमार ने दिया ना। आज जब गहलोत को इन्वेस्टमेंट चाहिए तो अडानी को बुलाते हैं। ममता बनर्जी को अपने राज्य की तरक्की कराना है तो अडानी को बुलाते हैं। मोदी कहां से आया उधर? ममता बनर्जी मोदी की मित्र नहीं है, फिर भी अडानी उधर जाता। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये जॉब्स क्रिएट कर सकता है, इन्वेस्टमेंट ला सकता है। केरला की क्या जरूरत है अडानी को बुलाने के लिए? उधर मोदी का कोई प्रभाव नहीं है। इसीलिए आप देखोगे हर एक पार्टी जब उनका स्वार्थ रहता है तो अडानी को बुलाते हैं, जब राजनीतिक स्वार्थ रहता है उसको गाली। ये गलत है। ठीक है, अतुल लोटे पाटिल, जब राजनीतिक स्वास्थ्य गिरता है तब गाली, जब वैसे स्वास्थ्य गिरता है तो ममता बनर्जी को भी अडानी चाहिए, अशोक गहलोत को भी अडानी चाहिए, भूपेश बघेल को भी अडानी चाहिए और केरल में भी अडानी चाहिए। देखिए, अभी चर्चा को इधर उधर भटकाइए मत, मैं चर्चा को जगह पर लेकर आता हूं। अंशुमन जोशी जी ने बात कही, सुनिए ना, अंशुमन जोशी जी ने बात कही कि सेबी देखिए। सर, इसका जवाब दीजिए ना, जो भास्कर जी ने पॉइंट उठाया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो तमाम राज्यों के लिए अडानी का आया ना। सचिन जी रुकिए ना, मेरा पहले मेरे को अंशुमन जी जवाब देना, फिर भास्कर जी का भी देता हूं। ऐसा है कि इस देश में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की हेड कोई महाराज उनको बताता था, इसलिए शेयर्स को ऊपर नीचे किया जाता था। ये इसी देश में हुआ है, वो जेल में है। इस देश की एक चंदा कोचर नाम की महिला है जो आईसीआईसीआई की चेयरमैन थी, उन्होंने क्या किया ये भी इसी ही पर सामने है। तो सेबी से कौन सवाल पूछेगा? सेबी से या तो सुप्रीम कोर्ट के जो सिटिंग चीफ जस्टिस है उनकी जो कमेटी बनेगी वो पूछ सकते हैं, या जेपीसी पूछ सकती है। ये चीन के चैंगकैंग चूली के साथ इनका क्या संबंध है? कोई बोलेगा? बोलने की हिम्मत नहीं है किसी की। सारे के सारे विश्लेषक गोदी विश्लेषक बन गए, एक गोदी मीडिया और अभी एक गोदी विश्लेषक, क्योंकि इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। इनकी जो निष्ठाएं हैं वो देश के साथ नहीं है, इनकी निष्ठाएं अदानी और मोदी जी के साथ है, जो माइक्रो की सरकार लेके बैठे। मेरा सीधा सीधा आरोप है। तो ये सारे सवाल जब खड़े होते हैं ना, तो सवाल रेगुलेटर पे खड़े हुए हैं। और इस देश में जब जब आरोप हुए हैं, चाहे वो फिर बोफोर्स हो, चाहे वो फिर केतन मेहता हो, हर्षद मेहता हो, ये सारे लोगों पर जेपीसी लगे हैं। ये कोई ऊपर नहीं है। तो अशोक गहलोत क्यों बुलाए थे सर अडानी को? अगर मुझे बात बताइए कि सब कुछ ये गोदी मीडिया और इन सब चीजों की अगर कोलैबोरेशन है, क्यों बुला रहे थे इन्वेस्टमेंट के लिए? क्यों उन्होंने हाथ खड़ा किया कि यहां पर आइए? क्यों मुझे बताइए ना, केरल के मुख्यमंत्री उनको बाकायदा लेकर गए, क्यों बंगाल में मुख्यमंत्री कह रही है? इसका जवाब तो कम से कम दे दीजिए। क्यों छत्तीसगढ़ में जाकर के इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर करके आए अडानी? बिल्कुल। देखिए, हर स्टेट जो है वो अदानी के कोई दुश्मन नहीं है। अगर किसी स्टेट में इन्वेस्टमेंट होता है तो उससे किसी को परहेज रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई अगर फ्रॉड करे और फ्रॉड के पीछे ये कहे कि मैंने यहां पर इन्वेस्टमेंट किया है, तो आम आदमी के और इस देश के टैक्स पेयर्स का हित, आम आदमी का हित जो एसबीआई एलआईसी से जुड़े हुए हैं उनसे है। क्योंकि इनको बुलाया तो है, ये कर रहे थे, लेकिन अब आरोप हुआ है तो ये सारा का सारा नीचे आ सकता है। इन्होंने निकोला पे किया था, हिंडनबर्ग ने एसआर पर किया था, ईओस पर किया था। लेकिन अतुल भाई, ये फ्रॉड हुआ है नहीं हुआ है, कितना पैसा डूबा है, फ्रॉड हुआ है नहीं हुआ है, इसका फैसला कौन करेगा? मुझे एक बात बताइए। मैं वही तो मैं कह रहा हूं ना भाई, वो एक बीजेपी का सांसद, अगर वो कोई बीजेपी की कमेटी या बीजेपी के बनाए हुए सदस्यों की कमेटी करेगी तो वो कहेंगे कि नहीं भैया, आपने जो है उनको छुपाने के लिए जो है इस कारण से उनको क्लीन चिट दे दी। सामने वाले करेंगे तो वो कहेंगे जी नहीं जी, पॉलिटिकल वेंडेटा हो गया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो है मित्रों की सरकार है, तमाम लोगों की सरकार है। लेकिन सर, कहीं ना कहीं अगर देश में अथॉरिटीज और रेगुलेटरीज हैं तो उन पर भरोसा तो करना पड़ेगा ना। निखिलेश कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड, निखिलेश कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद मैं वापस आपके पास आता हूं। देश की संसद की बनती है 10 सदस्य लोकसभा के और 5 राज्यसभा के, और उसमें सारे पार्टियों के लोग। मैं पॉइंट टू पॉइंट जवाब देना चाहता हूं इनकी बातों का। बोलिए। तो अगर ये कह रहे हैं इतना ही अडानी ने फ्रॉड करा है, इतना ही अडानी जी ने कंपनियां करी, ये सारा जो आप इस रिपोर्ट पे इतना यकीन कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सेल कंपनियां बनाई हुई हैं, तो मैं आपको बता दूं, अडानी इंटरप्राइजेज एक लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड कंपनी इंडिया में सेबी की ये रूल है, जब लिस्ट तभी होगी जब वो अपनी गुमराह कर रहे हैं आप लोगों को। मैं बताता हूं क्या है। नहीं, मैं गुमराह नहीं कर रहा हूँ, आप प्रोसेस बता रहा हूँ। प्रोसेस बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं।
बिल्कुल ये गुमराह कर रहे हैं। सेबी का बिल्कुल लिस्टिंग गुमराह कर प्रोसेस रहे है, हैं। आप मैं प्रोसेस समझिए। मैं फ्लो चार्ट दिखा रहा हूँ, बिल्कुल आप गुमराह उस कर रहे हैं। रिपोर्ट झूठ में मत उस बोलिए। रिपोर्ट की बात झूठ को मत मत बोलिए। करिए। आप सेबी मैं का फ्लो लिस्टिंग चार्ट दिखा रहा प्रोसेस हूँ। क्या है पहले वो समझिए। मैं झूठ नहीं, बोल ही नहीं रहा हूँ, सेबी का मालूम लिस्टिंग है। प्रोसेस है अरे ये। मालूम है, इसीलिए खड़ा हूँ यहाँ पर। प्रोसेस मालूम है तो इसीलिए फिर बात आप कर रहा सुनो हूँ। ना फिर आप सुन लो, फिर झूठ बोल रहे आप हैं। सुन लो, समझ में आ जाएगा आप झूठ आपको। बोल रहे हैं। आप पूरा सुनो तो आप झूठ बोल अरे रहे हैं। आपको यहाँ लिस्टेड कंपनी में शेल कंपनी से पैसा डाला जाता है। शेल कंपनियां मॉरिशस में है, लिस्टेड यहाँ पर आप है। पहले वहाँ शेल से कंपनियां पैसा जो डालकर बोल इसको रहे हैं। अतुल, ऐसे आवाज समझ नहीं आ रही अतुल भाई, ऐसे आवाज समझ नहीं आ रही, एक एक करके बोल लेते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद वक्त चलता चला जाएगा। नहीं देखिए, फिर उसके बाद ऐसा है कि वक्त जो है आखिरी पड़ाव पे पहुंच जाएगा, फिर कहीं ना कहीं कोई एक आधा किसी का विक्टिम कार्ड भी सामने आ जाएगा। देखिए, हमें जो है बोलने का मौका नहीं दिया गया। बेटर ये है कि निखिलेश जवाब देना चाह रहे थे, पहले उनका रख लेता हूं मैं टाइमर दे लेता हूं। मैं 40 सेकंड निखिलेश, फिर उसके बाद अतुल आप वापस आ जाइएगा, उसके बाद धनेंद्र मैं आपके पास आता हूं। ओके सो मैं ये कह रहा था कि जो सेबी का लिस्टिंग प्रोसेस है, कोई भी कंपनी तभी लिस्ट होती है जब वो अपनी सारी सिस्टर कंसर्न कंपनियां या उसने जितनी भी कंपनियों को ओवरटेक किया होता है, जो भी उसकी अंडरटेकिंग में सारे एसेट्स होते हैं, वो सारा जब तक वो ब्यौरा नहीं देती है तब तक सेबी कोई भी कंपनी को लिस्ट नहीं करती है। दिस इज द सेबी प्रोसेस। कोई भी कंपनी तभी लिस्ट होती है। तो अडानी ने जितनी भी अपनी कंपनियां लिस्ट कराई हैं, उन सबका सारा ब्यौरा है, पूरा सार्वजनिक है। तो ये कहना है कि सेल कंपनियां फॉर्म कर दी, इधर उधर कर दी, उन्होंने हवा में तीर मारा है, क्योंकि उन्हें सेबी का प्रोसेस शायद नहीं पता है। बट हम एज एन इंडियन, हमें हमारी सेबी की गाइडलाइंस पता है। कोई भी कंपनी तभी लिस्ट होगी जब वो अपने सारे एसेट्स की जानकारी देगी, सारी अपनी कंपनी जो भी सिस्टर कंसर्न कंपनीज है, जो भी कंपनीज उसने एक्वायर करी हुई हैं, वो सारी डिटेल रखेगी सार्वजनिक, उसके बाद होगी। और इतना ही नहीं, उसके अलावा उसको अपनी बैलेंस शीट, कैश फ्लोज, हर एक चीज की जानकारी देनी होती है सेबी में और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो कोई भी जाकर के चेक कर सकता है। दूसरी बात, जो ये कहना कि राजस्थान छत्तीसगढ़ में आपने लिया तो आप कैंसिल कर सकते हो उनका टेंडर। अगर वो इतने ही फ्रॉड हैं तो आप उन सबसे पहले तो आप इस चीज को पेश करो, आप कैंसिल कर दो उनको दिए सारे टेंडर। आपने राजस्थान में टेंडर दिया, आपने छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा टेंडर दिया, आप जिस व्यक्ति के पीछे या जिस ग्रुप को आप गिराना चाह रहे हो, उस ग्रुप के से इन्वेस्टमेंट आप छत्तीसगढ़ में करा रहे हो फॉर छत्तीसगढ़ डेवलपमेंट। तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने छत्तीसगढ़ में करा है, आप उसको कैंसिल कर दो, आप फिर किसी और को दे दो। वहां पर तो आपने बिड के थ्रू दिया ना उन्हें, आपने उन्हें मोदी जी के कहने पे नहीं दिया। तो ये भी ब्लेम करना कि उन्होंने सारा उनको दे दिया पोर्ट, सारा एयरपोर्ट उनको दे दिया, तो वो किसी एक ने तो दिया नहीं। हर एक स्टेट की गवर्नमेंट ने अपने अपने यहाँ पर एक प्रोसेस किया, उस प्रोसेस के थ्रू उनको करके दिया। अब जो हमारे सर ने बात बोली थी, स्ट्रेटेजिकली जो भी अडानी ने इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट करी है, डेट इज चाइना को काउंटर करने के लिए करी है। चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो इजराइल हो। 9,600 करोड़ की बिड लगा करके जीता है इजराइल। इजराइल गवर्नमेंट का जो अनुमान था वो 7,000 करोड़ का था, उससे कई गुना ज्यादा 9,600 करोड़ अरब करोड़ दे करके उन्होंने वो पोर्ट हासिल करा है। अब आप अंदाजा लगाइए कि वो कितना ज्यादा स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए या इंडिया के लिए मायने रखता है, क्योंकि इजराइल से, लैटिन अमेरिका से एंड मिडिल ईस्ट से जो भी भारत के व्यापारिक संबंध है उसको समय खत्म होने से पहले समय देना मुझे सचिन। वो पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो जो व्यक्ति श्रीलंका में कोलंबो के पास जाकर के वहां पर पोर्ट ले रहा, वहां भी चाइना था। इजराइल में भी, यस, हम्बनटोटा, एंड इजराइल में भी वहां पर भी चाइना था, वहां पर भी जाकर के उन्होंने लिया। तो दैट इज वाई आई एम सेइंग कि इंडियन बिजनेसमैन जो कि इंडिया को ग्रो कराने के लिए, इज नॉट ट्राइंग कि वो खुद ग्रो हो, वो खुद भी ग्रो होना चाहते, साथ में इज वेरी एस्पायरिंग कि देश को भी ग्रो करें। तो जो इतने स्ट्रेटेजिक उन्होंने इन्वेस्टमेंट करे लास्ट 3-4, उसकी वजह से ही पूरे वर्ल्ड में ये हलचल मची हुई है। और जितनी ज्यादा उन्होंने अभी ग्रोथ मिली है लास्ट 3 इयर्स में, तो बट ऑब्वियस है एक इंडियन ठीक है, अतुल ने 30 सेकंड, फिर उसके बाद धनेंद्र काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जितने लोग लिख लो सचिन जी, मैं आज बोल रहा हूं आपके इंडिया न्यूज से, जितने लोग आज अदानी के पीछे, उसके फ्रॉड के पीछे खड़े हैं और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, 1 महीने के अंदर मुंह के बल गिरेंगे और देश जो है जो तमगा देगा ना, याद रखना। और इस देश के प्रधानमंत्री को कहते थे ना, जब रोम जल रहा था तो अशोक गहलोत, इसमें आप अशोक गहलोत और भूपेश बघेल का नाम ले रहे हैं कि मुंह के बल गिरेंगे। बीच में बात मत कीजिए, अभी मेरी बात सुनिए। देखिए मैंने आपको कहा कि जितने लोग पीछे, तो इसमें अशोक गहलोत और भूपेश बघेल भी शामिल है क्या? अरे किसी के बीच में तो नहीं बोले आप, मैं बोलता हूं तो बीच में बोल देते हो आप।
ये तो सब जो है ना विश्लेषक, गोदी विश्लेषक, इनका तो देख रहे हैं हम 4 दिन मैं से तो क्या कह चल रहा हूँ, रहा अब है। आप मेरे अभी को बात टैग करने सुनिए। लगेंगे। विनोद सर, मेरा तो अदानी 1 ने- रुपया नहीं लगा हुआ, सुनिए, ना फिर मेरा 1 रुपया डूबा भी है, लेकिन मेरे को कम से कम देश को सुनिए, कम से कम सुनिए। बताना तो जरूरी है ना, बात दिखाना सुनिए, तो जिनका जरूरी रुपया है। लगाया ना, जिनका सर, रुपया आपके लगाया अपने ना, आपके अपने स्टेट में वही इन्वेस्टमेंट करते हैं, वही इंडस्ट्रिस्ट, आप अभी कह रहे हैं कि अगर वो जिनके पीछे खड़े हुए हैं वही गिरेंगे, तो इसका मतलब वो भी इंक्लूड है ना। बात सुनिए, विनोद अदानी बाहर अदानी फैमिली प्राइवेट ऑफशोर ट्रस्ट और कंपनीज बनाते हैं, वहां से पैसा मॉरिशस जाता है, मॉरिशस में शेल कंपनियां बनाई जाती है, और जो लिस्टेड कंपनियां इंडिया में है वहां पर वो शेल कंपनियां अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में जो है वो परचेसिंग करती है और शेयर ऊपर आता है। उसके बाद उसमें LIC और SBI जो है वो गरीब आदमी का, मिडिल क्लास आदमी का, जो फ्यूचर में बच्चों की शादी, अपना घर बनाना है, बच्चों के लिए हायर एजुकेशन कराना है, उनका पैसा LIC और SBI लगाती है। और इस तरह से शेल कंपनियों का जो है वो खेल चलता है। और फिर केमन आइलैंड हो, वहां पर कंपनी रजिस्टर होती है, वहां पर प्रॉफिट बुक किया जाता है। अदानी इतने बड़े हैं तो इनकम टैक्स पेई में नंबर 1 पे है क्या हिंदुस्तान में? पहले 10 में अदानी टैक्स पेयर में नहीं है। ये बात की सच्चाई आज आपके माध्यम से बता दूं इस देश को, तो ये सारा खेल एक्सपोज हुआ है। हम तो चाहते हैं अगर अदानी बहुत अच्छे बिजनेसमैन है तो ऐसे 1000 अदानी इस देश में हो, हम चाहते हैं ये बात। लेकिन अगर इतना बड़ा आरोप हुआ है, हिंडनबर्ग वहां से चैलेंज कर रहा है और हम उनको प्रेम पत्र लिखे, खींचो उनको कोर्ट में लाओ, सब सामने लाओ और ये बताओ दुनिया को कि हमारे देश के व्यापारी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इस देश के रेगुलेटर, इस देश की सरकार, ठीक है, ये धनेंद्र। सारों की काबिलियत जो है वो स्टेक्स पर लगी है। धनेंद्र स्मॉल कैपिटल। सचिन, बहुत सीधा सा सवाल है कि फ्रॉड हुआ है, फाइनेंशियल फ्रॉड देश के सामने है। मोदी सरकार की ईडी को तुरंत FIR रजिस्टर करनी चाहिए, सेबी को अनलिस्टेड कर देना चाहिए जब तक जांच पूरी नहीं होती। पूरे अडानी ग्रुप को FIR ईडी रजिस्टर करे, CBI रजिस्टर करे और जांच करवाए और JPC बने, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में टाइम बॉन्ड इंक्वायरी हो। देश जानना चाहता है कि अडानी के फ्रॉड के पीछे कौन कौन लोग हैं, किन किन लोगों ने अडानी को फायदा पहुंचाया, कैसे अडानी विश्व का दूसरे नंबर का आदमी बना, कैसे अडानी की कंपनियां रातों रात दिन दोगुनी 4 चौगुनी तरक्की करती गई। और उस कोविड काल में जब देखते हर कंपनी पिट गई, हर आदमी का बेरोजगार हो गया और अडानी की जो वर्क थी ठीक, लास्ट कमेंट अंशुमन जोशी। JPC और एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी इज द ओनली सॉल्यूशन फिलहाल, अगर देखा जाए, अगर पॉलिटिकल कंसेंसस के हिसाब से किया जाए, जो इस वक्त जो मांग चल रही है। देखिए, बात यह है, जो अगर पॉलिटिकली सोचा जाए तो मैंने आपको पहले बताया है कि इलेक्शंस आ रहे हैं। दूसरी बात, मैं यहाँ इसलिए प्रोपेगेंडा हो रहा है। दूसरी बात, अगर मैं आपको ये कहूँ, बिजनेस की अगर बात करें, सिर्फ बिजनेस की, नो पॉलिटिक्स, तो फंडामेंटल्स बिल्कुल स्ट्रांग है। तीसरी बात मैं आज आपको बताता हूँ, मेरे कोई शेयर नहीं है अदानी में। मेरा सिंपल बिजनेस है बैंक्स को अक्वायर करना, सेक्शन 12 बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत, और मैं अक्वायर करता हूँ, स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाता हूँ। तो मैं स्पेसिफिकली अगर बैंक में कोई फ्रॉड होता है, कुछ भी होता है, तो मेरी फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट बाकायदा बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ RBI को प्रेजेंट करती है कि इस बैंक में ये फ्रॉड है, और नहीं है तो नहीं है। तो मैं आपको इतनी बात बताना चाहता हूं, क्या जितने भी लोग अभी बोल रहे हैं, इन्होंने क्या इनकी लेटेस्ट ट्रायल बैलेंस देखे हैं? क्या इन्होंने एज ऑन टुडे के फाइनेंशियल्स देखे हैं? नॉट द बैलेंस शीट्स। बैलेंस शीट तो क्वार्टरली अपलोड हो रही है। एज ऑन टुडे के ट्रायल बैलेंस देखे हैं? किसी ने देखा है कि इनके पास कैश कितना है, लिक्विडिटी कितनी है, रिजर्व्स कितने हैं? तो बेसिकली कंपनी की बेसिकली जो वैल्यूएशन है वो डिपेंड करती है उसके रिजर्व्स के ऊपर, उसकी लिक्विडिटी के ऊपर, उसके पास कैश कितना है, उसके पास गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है क्या गवर्नमेंट डिफॉल्ट करेंगे उनकी पेमेंट्स के लिए? बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए, इंक्वायरी के लिए बेसिकली ये लोग जैसे कह रहे हैं, वो तो सरकार और संसद में डिसाइड होगा। अगर संसद में लगेगा ऑनरेबल स्पीकर साहब को कि बेसिकली इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए JPC में, तो वो करेंगे। अगर रूल्स के तहत पॉसिबल है तो होगा। अगर मेरा सिर्फ ये कहना है, कोई चाहते हैं कि बिल्कुल, मैं तो कह ही रहा हूं कि अगर कहीं फ्रॉड हुआ है, अगर कहीं रूल्स तो सभी लोग सुप्रीम कोर्ट जो जाना चाहे जाए, फ्रॉडुलेंसी है और उसको छेड़छाड़ हुई है रूल्स को लेकर के, तो बाकायदा उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जांच रेगुलेटर्स करेंगे ना, जांच यहाँ पर इंडिविजुअल खड़े होकर तमाम पार्टीज को नहीं ना, जो पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर दिया करती थी, और उसके बाद हुआ क्या, जो तमाम नाम लिया करती थी बंद लिफाफे में, उन्होंने भी माफी मांगी है ना। तो इसलिए कम से कम बात यह है कि यहाँ पर इस वक्त वॉलेटाइल इतनी स्थिति है कि भारत इस वक्त विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहां पर चीन जो है वो
कहीं ना कहीं बाहें ताक रहा है कि कोरोना के बाद कैसे एक विंडो मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, वो भी यहां पर सिंध लगा करके भारत को गिराए। वहीं दूसरी ताकतें भी तैयार बैठी हैं और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन, जिसको पछाड़ करके भारत इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, उसकी तरफ से भी तमाम ये चीजें की जा रही है। कहीं ऐसा नहीं कि हम उन सब चीजों की आड़ में इनको बल देते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मेरे साथ वक्त इतना ही है। एक छोटे ब्रेक के लिए रुकते हैं।